कमंडल जो है ना, कमंडल पर ये जातीय जनगणना जो है और जातीय गणना हावी हो गया। अब कमंडल थोड़ा नीचे चला गया। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो जाति आधारित गणना हम लोगों ने बिहार में जो कराई, उसकी पृष्ठभूमि यह है, हम लोग चाहते थे कि उसको पूरे देश में जो 2021 में जनगणना होनी थी, केंद्र की सरकार पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराए। और हम लोगों का ये स्टैंड और हमारी पार्टी के जो नेता हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका ये बहुत पहले से स्टैंड है। क्योंकि जब स्वर्गीय वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने प्रधानमंत्री, और नीतीश जी उस समय कृषि विभाग में राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनसे मिलकर उस समय मांग की थी कि जाति आधारित जनगणना कराना चाहिए। और ये आइडिया उनको उन्होंने दिया था जो स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह, जो उस समय भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात उनसे बताई। और समाजवादी आंदोलन के जो प्रखर नेता रहे मधु जी, मधु दंडवते जी, उन लोगों से बातचीत करने के बाद इन सबों की राय ये थी कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और सबसे पहले नीतीश जी ने वीपी सिंह साहब को ये जाके कहा था कि आप कराइए। उन्होंने असमर्थता जताई थी क्योंकि उस समय जनगणना शुरू हो गई। उसके बाद जब इस बार जनगणना हो रही थी तो नीतीश जी ने इस सवाल को उठाया। हम लोगों ने पार्लियामेंट में, संसद में मैंने इस सवाल को उठाया और हम लोग 11 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ देश के माननीय गृह मंत्री जी से मिले, हमने मांग की। गृह मंत्री जी ने उसमें कहा कि इसमें कई कठिनाई। फिर नीतीश जी गृह मंत्री जी से मिले, हम भी उनके साथ मिले, उन्होंने भी उस बात को उन्होंने कहा और काफी देर तर्क रखा कि क्यों आवश्यकता है इस बात, क्योंकि 1931 के बाद आज तक इस देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अब अगर आप देखिएगा कि देश में जो कई कई समाज के लोग हैं जो अपने में दावा करते हैं, उन सारे दावों को अगर जोड़ दिया जाए तो देश की जो आबादी है वो 4 गुनी हो जाए। तो इसलिए भी यह जरूरी था। और सबसे पहले जरूरी है कि जो आप नीति बनाते हैं, तो अगर आपको विकसित राष्ट्र का निर्माण करना, तो विकसित राष्ट्र के निर्माण करने में जो समाज में पिछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उनको जब तक आप अगली पंक्ति में लाके मुख्य धारा में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक आप विकसित राष्ट्र की या हम लोग विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की, नहीं मांगी। बिहार में विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव किया, विधानमंडल ने दोनों सदन, वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, उन्होंने उनसे आग्रह किया, सहमत नहीं। तब राज्य की सरकार ने प्रयास किया और निर्णय लिया कि हम प्रदेश में जनगणना तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह केंद्र का अधिकार है, हम जाति आधारित गणना कराएंगे, काउंट कराएंगे। और ये कार्यक्रम शुरू, उसमें कई तरह की रुकावटें हैं। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से और केंद्र की सरकार पर्दे से पीछे से इसका विरोध करती है। कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्होंने हाईकोर्ट में दायर किया। पीआईएल में हाईकोर्ट में एक बार अंतरिम आदेश के तहत स्थगन मिल गया। उसके बाद जब पूर्ण सुनवाई हुई तो पटना हाईकोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया और कहा कि उनकी रीट याचिकाओं को खारिज कर दिया। बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए।
सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच, उस बेंच ने कहा कि भाई इसमें अगर राज्य की सरकार जातीय गणना करा रही है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? कौन सी आप निजता का हनन की बात कर रहे हैं? कौन सी निजता का हनन हो रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई आपके पड़ोसी जानते हैं, आपके सारे रिश्तेदार जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि आप किस जात में पैदा हुए। और अगर राज्य सरकार ये जानना चाहती है कि किस जात में आप पैदा हुए, किस समाज में पैदा हुए, आपकी क्या आमदनी है, ये हर आदमी जानता है। आपके पास गाड़ी है कि नहीं, ये हर आदमी जानता है। आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, हर आदमी जानता है। आपके पास पक्का घर है कि नहीं, आपका पूरा गांव जानता है। तो कौन सी आपकी व्यक्तिगत निजता है जिसका हनन होगा? तो नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फाइनली ये हुआ। अभी भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और आज शायद 6 तारीख है, आज शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हो। तो ये हम लोगों ने किया। और बिहार में जब हम लोगों ने कराया तो उसमें एक काम और हम लोग कि सिर्फ जाति आधारित गणना हम लोगों ने नहीं कराई, आर्थिक रूप से कितने समाज में कौन कौन से लोग पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसकी भी गणना हम लोगों ने कराई। उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि वो दूसरे फेज में उसको जारी किया जाए। तो ये सारा काम हम लोगों ने कराया। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हो रही थी, तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया, तो देश की सरकार अपने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से वहां खड़ा है और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई हम इसका ना विरोध करते हैं, ना हम इसका समर्थन करते हैं। तो सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूछा कि अगर आप न इसका विरोध करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, तो आप क्यों खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि हम कुछ कानूनी पहलू बताना चाहते हैं। तो कानूनी पहलू उन्होंने वही कहा कि देश की सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है। हम लोग का स्टैंड है। और हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत निर्णय में भी लिखा है कि किसी भी सरकार को, राज्य की सरकार को, अगर उसको अपने राज्य के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर नीति बनानी है, तो उसको ये जानने में कोई रुकावट नहीं है, वो जानने का उसको हक है। ये सब बीजेपी आप कवर करती है मैम, तो आपने जरूर बीजेपी को महसूस किया होगा और बीजेपी को अंदर से जानने का आपने प्रयास किया। बीजेपी का टोटल जो कार्यक्रम चलता है सोसाइटी में, किस तरह से कंफ्यूजन पैदा किया जाए, किस तरह से एक झूठा प्रचार किया जाए, हम लोग 1974 के आंदोलन से देख रहे हैं। तो ये उनका एक एजेंडा रहता है। नीतीश कुमार जी न प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और न ही अभी कोई उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का, तो हमारी पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार जी और समाजवादी पार्टी का वहां संयुक्त चुनाव अभियान चलेगा। और जिस बात की आप चर्चा कर रही हैं, वो लाभ उस परिस्थिति में भी मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर वहां के जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के समाज की और वोट की बात, वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं करती। अस्त्र की बात ही नहीं करते, हम कभी अस्त्र का इस्तेमाल ही नहीं करते। अस्त्र का इस्तेमाल वो करते। 2014 में मोदी जी बन गए चाय बेचने वाले। आज तक उन्होंने बताया, आपको मालूम है कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे वो? आज तक कहीं बताया उन्होंने कि किस स्टेशन पर चाय वो बेचते थे? हम लोग भी खोज रहे हैं कि कौन सा स्टेशन था, लेकिन मोदी जी चाय बेचने वाले बन गए, मोदी जी ईबीसी बन गए। आपको मालूम है कि जो खांची कम्युनिटी से गुजरात में वो आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में भी नहीं था गुजरात में। जब मोदी जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसको उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी में शामिल किया। लेकिन इसके बाद आपको यह भी पता होगा कि 2014 में मोदी जी ईबीसी बन गए,
मोदी जी चाय बेचने वाले बन गए। लेकिन 2015 में वही मोदी जी बिहार की असेंबली के चुनाव में 43 पब्लिक मीटिंग्स बिहार के असेंबली के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है इस देश कि कोई स्टेट के इलेक्शन में प्रधानमंत्री इतनी मीटिंग नहीं करते। ब्लॉक हेडक्वार्टर तक मीटिंग करने गए वो, और मात्र 52 सीट जीते, मात्र 52 सीट जीते। यूपी की कुछ परिस्थिति हो गई थी, उस परिस्थिति के कारण वो वोट प्रारंभ में बीजेपी के खिलाफ था, जो बाद में बीजेपी के साथ हो गया। आप देख लीजिएगा 2024 के चुनाव में क्या होगा।